हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ए टू जी सब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो यहाँ पे हम एक लास्ट में ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो ये जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये प्रपोज किया था एम एन रॉय ने 1934 में। ठीक है, पर उसको एक टाइप से आप बोल सकते हो, यहाँ पे आप आई एन सी ने, ठीक है, ऑफिशियल डिमांड पे ले लिया था 1935 में, पर उसको रिजेक्ट कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने। तो सबसे पहले कि प्रपोज किया एम एन रॉय ने, फिर आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियल डिमांड बना दी थी उसको, ठीक है, 1935 में। पर उसको रिजेक्ट कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1935 के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वही एक्ट है जहाँ से हमने कुछ कुछ चीज़ें ली हैं। ठीक है, तो हमने इसको सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास, पर इसको बाद में एक्सेप्ट कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 के अगस्त ऑफर में। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना है वो हमारा बना था अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, तो ये दोनों ही जो एक्ट है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो प्लान है, ठीक, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी। ठीक है, अगस्त ऑफर और कैबिनेट मिशन प्लान दोनों। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे इलेक्ट हुए उसके मेंबर्स। ठीक है, तो इलेक्ट हुआ था इनडायरेक्टली बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो इस टाइप से हमने जो इसके मेंबर्स है, ठीक है, वो इलेक्ट किए थे। ठीक है, तो इसका एक पर्टिकुलर छोटा सा बैकग्राउंड है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की, तो कॉम्पोजिशन में ओवरऑल 389 मेंबर्स थे। ठीक है, पर जब पार्टीशन हो गया, ठीक है, पार्टीशन के बाद जो मेंबर्स थे वो 299 हो गए। ठीक है, जिसमें से 229 जो है वो ब्रिटिश प्रोविंस के थे, जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर था, और 70 हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स के थे। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हमारे पास 299 मेंबर्स थे आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक, पार्टीशन से पहले 389 थे। तो ये नंबर्स याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नंबर्स है। ठीक, अगर हम बात करते हैं टेम्प्रेरी चेयरमैन की, तो वो थे सचिंद्र नाथ सिन्हा। अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो एच सी मुखर्जी। ठीक, फिर एडवाइज़र की अगर हम बात करते हैं कि कौन था एडवाइज़र कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, तो बी एन राव। तो ये चारों नाम भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत, हर एक एग्जाम्स में आप कोई भी एग्जाम ले लो, कभी ना कभी क्वेश्चन आया है इन पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने कॉम्पोजिशन के बारे में डिस्कस कर लिया। फिर हम चलते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो वो हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ओवरऑल 11 सेशंस हुए हैं, ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बना है। जो लास्ट सेशन था वो हमारा 14 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। ठीक है, तो ये ऐसे डेट याद करने का ज़रूरत नहीं है, पर फर्स्ट याद कर लेना और कितने सेशन हुए थे वो याद कर लेना। ठीक है, और जो हमारा ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था, ठीक है, तो कंफर्म करने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक ड्राफ्ट पब्लिश किया था और फीडबैक मांगा था लोगों से। ठीक है, तो उनको 8 महीने का टाइम मिला था। वहाँ से लोगों से इन्होंने फीडबैक मांगा था कि क्या क्या चेंज करना चाहिए, क्या ऐड कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए। तो ओवरऑल जो टाइम लगा था इसके लिए 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज लगे थे। ठीक है, और मनी स्पेंड हुआ था 64 लैक्स का। ठीक, और जब भी हम डिसीजन की बात करते हैं कि कैसे डिसीजन लिया करते थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो मेजॉरिटी वोट्स होते थे। जैसे अभी का भी जो प्रोसीजर है वो भी वही सेम ही है। ठीक, मेजॉरिटी वोट्स होते हैं। ठीक है, जब भी कोई बिल आता है तो पार्लियामेंट में जब पास करना हो तो मेजॉरिटी वोट्स की बात चलती है, तो उससे ही यहाँ पे ये पास होता था। ठीक है, बस आज के में थोड़ा चेंज कर दिया कि 50% सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं इन्होंने क्या क्या अडॉप्ट किया था, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो फर्स्ट इन्होंने अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947। ठीक है, अब ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, जितनी भी यहाँ पे लिखी हैं सब इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट में इन्होंने अडॉप्ट किया था नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। ठीक है, अब दोनों की डेट सेम है इसलिए मैंने दोनों साथ में बताए। ठीक, 24 जनवरी 1950। फिर नेक्स्ट में अडॉप्ट किया नेशनल एनवलम, ठीक, 26 जनवरी 1950। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा अडॉप्ट जो यहाँ पे हुआ था 26 नवंबर 1949, पर इन्फोर्स कब हुआ है, इन्फोर्स हुआ 26 जनवरी 1950। ठीक है, और फिर उसके बाद नेशनल कैलेंडर किया था अडॉप्ट, जो था हमारा 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी डेट्स लिखी है सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ रखे हैं कि कब, और यहाँ पे अगर मान लो डेट से ही, अगर आपको डेट नहीं पता होंगी ना, अगर आपसे ऐसा पूछता है कि कौन सी चीज़ कब अडॉप्ट हुई थी, वहाँ पे आपसे पूछता है कि इसका सीक्वेंस लगाओ। ठीक है, तो आप, अगर आपको डेट नहीं पता है तो आप ये सीक्वेंस नहीं लगा पाओगे। ठीक, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी भी डेट्स यहाँ पे लिखी हैं, जितनी भी अडॉप्टेशन वहाँ पे हुई है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे के थ्रू,
तो सब आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की, ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया था, ठीक है, 24 जनवरी को ही, ठीक है, 1950 में। फिर स्पीकर इलेक्ट हुए थे गणेश वासुदेव मालवलंकर, ठीक है। तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, जब भी स्टैटिक जीके का कोई पार्ट आता है तो हर एक एग्जाम के लिए हम लोग ये पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्पीकर जो थे वो थे गणेश वासुदेव मालवलंकर, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है नाम। फिर अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कमिटीज़ बनाई गई थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो सबसे पहली थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, तो इसने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ये हमारी है, भीमराव अंबेडकर इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देखोगे तो 22 कमिटीज़ बनाई हैं, ठीक है, नंबर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तो पहली हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई, प्रेसिडेंट थे भीमराव अंबेडकर। दूसरी हमारी यूनियन पावर कमेटी, ठीक है। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स के साथ नेगोशिएशन के लिए। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो गई, यूनियन पावर कमेटी। तो ये तीनों ही कमेटी जवाहरलाल नेहरू के अंडर थी, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल के अंदर कौन सी थी, तो उनके अंडर थी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी थी, ठीक है। किसके ऊपर एडवाइजरी थी? फंडामेंटल राइट्स हो गई, माइनॉरिटीज़ के और ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज़ के जो राइट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो कमिटीज़ थी वो थी वल्लभ भाई पटेल के अंडर, ठीक है। तो ये उसको प्रेसाइड कर रहे थे। फिर अगर हम नेक्स्ट मेजर कमिटीज़ में चलते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद के अंदर रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी, ठीक है। फिर और स्टेयरिंग कमेटी थी। तो ये और एक एडॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, ठीक है, ये तीनों कमेटी राजेंद्र प्रसाद के अंडर थी और ये यहाँ पे इन तीनों को लीड कर रहे थे, ठीक है। फिर कमेटी फॉर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जीवी मावलेंकर ये इसको प्रेसाइड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा। फिर हाउस ऑफ कमेटी, ठीक है, हाउस कमेटी एक टाइप से हम बोल सकते हैं बीपी सीतारमैया, ठीक है। तो पटब भी बोलते हैं वैसे तो शुरू में, तो पीबी बोलो, पीबी सीतारमैया के अंडर थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि जो लैंग्वेज कमेटी है, ठीक है, तो लैंग्वेज कमेटी थी हमारी मोटूरी सत्यनारायण के अंडर, ठीक है, ये हमारे उसके प्रेसिडेंट थे। और नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ठीक है, तो के एम मुंशी के अंडर हमारी ये पर्टिकुलर कमेटी थी। और लास्ट में कुछ और मेजर कमिटीज़, उसमें एक थी फ्लैग कमेटी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के अंडर। और एक थी हमारी स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा ड्राफ्ट बन गया था उसके बाद जो उसको एग्जामिन करने की बारी आई थी, तो ये किस कमेटी के अंडर था? तो इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, ठीक है, तो वो थे अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मेजर कमेटीज़ के बारे में मैं बताया है, तो आपको इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। प्रिसाइडिंग कौन प्रिसाइड कर रहा था, कौन हेड था इस पर्टिकुलर कमेटी का, ये आपको आइडिया होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें ऑलमोस्ट लाइक अगर हम इंग्लिश वर्जन की बात करते हैं, ठीक है, तो 1,17,369 वर्ड्स हैं, ठीक। इसको लिखा था प्रेम बिहारी नायर एंड रायजादा ने, ठीक है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखा गया है, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अगर हम रिटर्न में बात करते हैं, ठीक है, रिटर्न में हमारा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर अनरिटर्न में बात करते हैं और कोई पूछता है तो उसका आंसर होगा यूके, ठीक है। तो ब्रिटिश वाले का मतलब यूनाइटेड किंगडम का अनरिटर्न सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर हम लास्ट में चलते हैं, हमारी लास्ट इस पर्टिकुलर वीडियो की स्लाइड है। तो यहाँ पे हम ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जान लेते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन देख के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। इसमें 7 मेंबर्स आते हैं, आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से आते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो उसमें बी आर अम्बेडकर हमारे हेड थे, ठीक है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर थे। फिर अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ठीक है। फिर एन गोपाल स्वामी थे, के एम मुंशी थे। फिर मोहम्मद सदुल्ला थे, बी एल मित्तर, डी पी कहतन, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम्स हैं, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको आइडिया इनका होना चाहिए कितने मेंबर्स थे, ये पूछा जा चुका है पहले भी, और कितनी कंट्रीज़ के हेल्प से, मतलब कितनी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को देख के कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो ये भी आपसे पूछा गया है पहले भी, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में और ड्राफ्टिंग कमीशन के बारे में, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक द वीडियो, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।